कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। What are the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly? Discuss their constitutional position, powers, function and importance. यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि स्पीकर कौन होते हैं और डिप्टी स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली के। बेसिकली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नेशनल असेंबली के ही मेंबर्स होते हैं। ये कौन है, इनका क्या रोल अदा होता है, इनकी पावर्स, पोजीशन एंड फंक्शंस और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली की। इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेनी है। The speaker and the deputy speaker are the presiding officers of the national assembly. Presiding का मतलब है कि जो हेड होता है नेशनल असेंबली के डिपार्टमेंट का। प्रिजाइडिंग का लफ्ज हम उन ऑफिसर्स के लिए यूज करते हैं जो सारे मेंबर्स में जो थोड़ा सीनियर होता है। They control the proceedings of the assembly and ensure that parliamentary work is done according to the constitution and rules. स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पे ये ड्यूटी आती है कि इनकी कोशिश होती है कि तमाम मेंबर जो कि नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि किस तरह से डिबेट्स करने चाहिए मेंबर्स को, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के सारे मेंबर्स रूल्स को फॉलो करके ही सारा काम करें। स्पीकर हैज अ इम्पोर्टेंट पोजीशन बिकॉज ही मेंटेन्स ऑर्डर, प्रोटेक्ट्स मेंबर्स राइट्स एंड इंश्योर्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर पूरी कोशिश करता है कि पीस मेंटेन रहे नेशनल असेंबली में, तमाम मेंबर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहें और पार्लियामेंट बहुत स्मूथली वर्क करे। The Constitution of Pakistan discusses this role in Article 53 and 55. इसके बारे में सारा जिक्र आपको आर्टिकल 53 से लेके 55 में मिलेगा। रहता है मीनिंग ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर के बारे में बताना है कि स्पीकर हेड होता है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है नेशनल असेंबली का। इनका काम होता है तमाम मीटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, तमाम चीजें मेंटेन रखते हैं कि हर चीज पीसफुली हो, और इनकी कोशिश होती है कि पार्लियामेंट्री बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा हो। पार्लियामेंट्री बिजनेस का मतलब है कि जिस तरह से पार्लियामेंट को वर्क परफॉर्म करना है उसी तरह से ही सारा मैनेज हो। फिर आता है डिप्टी स्पीकर। द डिप्टी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट और द ऑफिस इज वेकेंट। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह ड्यूटी निभाते हैं तब जब मेन स्पीकर ऑफिस पे ना हो, छुट्टी पे गए हो या उनका ऑफिस खाली हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पीकर की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो ये हेड है नेशनल असेंबली के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर तमाम चीजें मैनेज ही करते हैं। गार्डियन है पार्लियामेंट्री रूल्स के। पार्लियामेंट्री रूल्स के गार्डियन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने जिस तरह से तरतीब बताई है किस तरह से सारे मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने हैं, डिबेट्स करने हैं, ये चीज कंट्रोल कर रहे होते हैं स्पीकर, इसलिए इनको गार्डियन भी कहा जाता है कि क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रूल की हिफाजत करते हैं कि सब हम रूल्स को फॉलो करें। फिर आता है प्रोटेक्ट्स द मेंबर्स राइट, यानी कि जो बाकी के मेंबर्स हैं जो कि नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आगे आता है सिंबल ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। इनके पार्लियामेंट के अंदर इनको एक बहुत इज्जत के मकाम पे इसलिए रखा गया है कि ये पार्लियामेंट को महफूज रखते हैं, उसकी रेपुटेशन पार्लियामेंट की महफूज करते हैं, इसलिए इनको एक रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है कि ये पार्लियामेंट की डिग्निटी को, इज्जत को महफूज रखेंगे। एंड में लिखा है द स्पीकर मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज फेयरली एंड रिमेन न्यूट्रल, कि स्पीकर को चाहिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इंसाफ के साथ निभाए और किसी के साथ जो है मतलब किसी की साइड ना ले, रिश्वत ना ले, न्यूट्रल रहे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके अंदर आर्टिकल 53, 54, 55 इन तीनों आर्टिकल्स का जिक्र करना है। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास 53, जिसमें ये बताया गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि वोटिंग के थ्रू इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सारा आर्टिकल 53 में बताया गया है। उसके अलावा ये कितने वक्त के लिए ऑफिस में रहते हैं, ये रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं, रेजिग्नेशन का मतलब है जॉब खुद कैसे छोड़ सकते हैं, और अगर इनको बाकी मेंबर्स ने रिमूव करवाना है जॉब से तो वो सारे प्रोसीजर भी आर्टिकल 53 में बताए गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 बताता है कि कैसे स्पीकर सेशन कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट में। सेशन का मतलब है कि सारे मेंबर्स की एक दूसरे के साथ मीटिंग कोऑर्डिनेट करवाते हैं स्पीकर्स। उसके अलावा समनिंग ऑफ द नेशनल असेंबली भी ये करते हैं। समनिंग का मतलब है कि नेशनल असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उन सबको बुलाने का काम इन्हीं का ही होता है कि जितने मेंबर्स चाहिए मीटिंग के लिए उतने मेंबर्स को ये नेशनल असेंबली से बुलवा लेते हैं। स्पीकर का मेन रोल अदा होता है मैनेजिंग दी सेशन के, इन सेशंस को जो मीटिंग कंडक्ट करना और मेंबर्स को बुलाना, ये सारे मेन काम है स्पीकर का। फिर आता है 55।
55 आर्टिकल में ये बताया जाता है कि कैसे वोटिंग के थ्रू हम इन स्पीकर्स को और डिप्टी स्पीकर को जॉब पर रखते हैं। और ये क्यूरम का मतलब है, क्यूरम हम नॉर्मली यूज करते हैं तादाद के लिए। मिसाल के तौर पे अगर नेशनल असेंबली में 50 मेंबर्स हैं और एक मीटिंग रखनी है और उस मीटिंग के अंदर कम से कम 30 लोग लाजमी होने चाहिए। अगर 30 मेंबर्स नहीं है नेशनल असेंबली की उस मीटिंग में, सिर्फ 29 लोग आए हैं, एक भी बंदा अगर मिसिंग है, तो उस मीटिंग के अंदर एक भी बंदा अगर मिसिंग हुआ, 30 लोगों का क्यूरम नहीं पूरा, तो उस मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी। इस चीज को क्यूरम कहते हैं। तो स्पीकर के ऊपर ये ड्यूटी होती है कि अगर कोई मीटिंग है उसमें अगर क्यूरम रखा गया है फिक्स की, तो 30 मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 20 होने चाहिए, तो उतने मेंबर्स की तादाद स्पीकर पूरी करे उस मीटिंग में, तभी जाके उस मीटिंग में जो चीज भी डिसाइड की जाएगी उस चीज को सही माना जाएगा। अगर मेंबर्स कम हो, क्यूरम पूरा ना हो, तो फिर उस मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। डिसीजन मेकिंग इंडियन असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो स्पीकर ही लेता है। स्पीकर पूरी कोशिश करता है कि तमाम रूल्स को वो फॉलो करे। फिर आता है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। इसमें ये बताया जाएगा कि स्पीकर को रखा कैसे जाता है। स्पीकर को इस तरह से रखा जाता है, जब जनरल इलेक्शन होता है यानी कि जब नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स सिलेक्ट होके आते हैं, तो उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर और किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है कि पहले सारे नए मेंबर्स नेशनल असेंबली में आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं मेंबर्स में से किसी को डिप्टी स्पीकर और स्पीकर रखा जाता है। उसको कैसे रखा जाता है कि मेंबर्स आपस में ही एक मीटिंग करते हैं, यानी कि नेशनल असेंबली के तमाम मेंबर्स आपस में सबसे पहली मीटिंग एक दूसरे के साथ रखते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसको स्पीकर बनाया जाए। इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्ट, अपने अंदर से ही नेशनल असेंबली एक बंदे को स्पीकर बना देती है, एक बंदे को डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। टेकिंग ऑफिस, एक दफा जब सिलेक्शन हो जाए तो ये जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इनकी पावर्स बताई गई हैं उसी तरह अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाते हैं। फिर आता है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर खुद भी जॉब छोड़ सकते हैं रेजिग्नेशन के थ्रू, और इनको जॉब से निकाला भी आ सकता है। इसमें बताया गया है रेजोल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली, मेंबर्स डिबेट द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं नेशनल असेंबली में, जितने इंसान बैठे होते हैं नेशनल असेंबली में, उन सब के बीच ये चीज डिसाइड की जाती है कि जो स्पीकर अभी मौजूद है क्या इसको निकालना है कि रखना है। तो जो स्पीकर को वगैरह सारे निकालना चाह रहे हैं, कई लोग बात छेड़ रहे हैं कि स्पीकर को निकालना चाहिए, तो फिर क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं उनके बीच रेजोल्यूशन के ऊपर बात स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत से मेंबर इस तब्दीली पे डिबेट करते हैं। एक बंदा कहेगा नहीं निकाला, दूसरा कहेगा निकालना है स्पीकर को, तो इस तरह से बात होती है, डिबेट्स होती है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। अगर ज्यादा वोट इस बात पे आ गए कि स्पीकर को निकालना है तो स्पीकर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। वोटिंग टेक्स प्लेस। वोटिंग टेक्स प्लेस का मतलब यह है कि मेंबर जितने भी हैं एक दफा जब डिबेट कर लें तो उसके बाद वोटिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि स्पीकर को निकालना है कि नहीं निकालना। अगर ज्यादा वोट निकालने पे आ जाए तो स्पीकर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर वो वोट्स कम हुए यानी कि निकालने वाले वोट्स कम हुए तो स्पीकर जॉब नहीं छोड़ेगा। इसके बाद लिखा है दी रिक्वायर्ड मेजोरिटी अप्रूव्स दे आर रिमूव्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर मेंबर्स ने वोट इस बात पे दिया कि स्पीकर को जॉब से निकाल देना है, तो फिर वहां पे स्पीकर को जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब है कि स्पीकर अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हुए खुद भी रिजाइन कर सकता है। पावर्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की क्या पावर्स है? सबसे पहले तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशन है, यानी कि जितनी भी मीटिंग करवानी है उनका ये हेड है कि ये सारी मीटिंग जो भी नेशनल असेंबली में हो रही होती है या जो भी डिबेट्स आपस में मेंबर्स कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे, इन सब चीजों पे ये कंट्रोल करते हैं, यानी कि डिबेट्स पे भी कंट्रोल करते हैं, मीटिंग पे भी इनका कंट्रोल होता है। फिर आ जाता है मेंटेनिंग ऑर्डर। मेंटेनिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो पीसफुल तरीके से इस पूरे चीज को डील करें, यानी कि अगर कोई इशू पे बात कर रहे हैं सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली में या कोई लॉ बन रहा है, तो हर चीज एक पीसफुल तरीके से डिसिप्लिन के साथ हो रही हो, इस चीज को चेक रखते हैं। फिर आगे आते हैं इंटरप्रिटेटिंग रूल्स। इंटरप्रिटेटिंग रूल्स का मतलब ये है अगर कोई नया मेंबर है जिसको रूल्स का सही से नहीं पता नेशनल असेंबली में, तो उनके बताते हैं स्पीकर कि ये काम आप ना करें, हमारे रूल्स में ऐसा नहीं होता। या अगर कोई पुराना मेंबर है नेशनल असेंबली के रूल्स के या पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ बिहेव कर रहा है, तो उसको स्पीकर रोकता है कि आपने पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो करना है। फिर आता है डिसाइडिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। द स्पीकर गिव्स डिसीजन ऑन इशू अराइज्ड ड्यूरिंग डिबेट्स। जैसे कि स्पीकर जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो स्पीकर ही देता है। इसका मतलब ये है कि सारे मेंबर्स डिबेट कर रहे होते हैं एक चीज पे और फाइनल फैसला जो है स्पीकर के हाथ में होता है।
फिर आगे आता है कंडक्टिंग वोट्स। तो स्पीकर सुपरवाइजर्स वोटिंग एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं नेशनल असेंबली में किसी टॉपिक पे वोट कर रहे होते हैं, तो वोट जब सारे करते हैं तो एंड पे जो रिजल्ट दिखाना होता है वो स्पीकर ही खुद बताता है कि इसका ये रिजल्ट निकला है। फिर आ जाते हैं प्रोटेक्टिंग मेंबर्स राइट। और जितने भी मेंबर जो नेशनल असेंबली में होते हैं उनके राइट स्पीकर खुद प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है रिप्रेजेंटिंग नेशनल असेंबली। इस लाइन का मतलब ये है कि स्पीकर की वजह से ही नेशनल असेंबली के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि स्पीकर को इस तरह से रोल अदा करना है कि स्पीकर नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करे और सारी चीजें हैंडल करे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। स्पीकर सुपरवाइजेस द सेक्रेटरीज ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी कि जो सेक्रेटरीज हैं उनको सुपरवाइज यानी कि गाइड करते हैं स्पीकर के आगे ये काम इस तरह से करना है। यानी कि जो नेशनल असेंबली में सेक्रेटरीज बैठे होते हैं और उनको स्पीकर खुद ही गाइड करेंगे कि हमें ये काम करना है। अब हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द सुपर स्पीकर। अब स्पीकर के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले फंक्शन है इनका कंडक्टिंग पार्लियामेंट्री बिजनेसेस। जैसे कि द स्पीकर इंश्योर्स द असेंबली वर्क्स इज कैरीड आउट प्रॉपर्ली। पार्लियामेंट्री बिजनेस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को जिस तरह से फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए उसी तरह से फंक्शन प्रॉपर्ली पार्लियामेंट परफॉर्म कर सके, यही काम होता है स्पीकर का। जैसे कि मीटिंग कंडक्ट करना, मेंबर्स को कंट्रोल में रखना, हर चीज मैनेज करना, ये सारा काम करता है। उसके अलावा आता है इंश्योर्स फेयर डिबेट्स। इंश्योर्स फेयर डिबेट का मतलब ये है कि जितने मेंबर्स मौजूद है नेशनल असेंबली में सारे लोग मिलकर डिबेट करें टॉपिक पे। यानी कि कोई एक मेंबर ऐसा ना हो जिसने कोई बात ना की हो, मतलब कि यहाँ पे सारे मेंबर्स को बराबर का मौका मिले बात करने का। इस चीज का ख्याल रखता है स्पीकर कि सारे मेंबर्स प्रॉपर्ली बात कर सकें, अपना ओपिनियन या नजरिया शेयर कर सकें। फिर आता है मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है एक जैसा रहना। यानी कि स्पीकर पे ये ड्यूटी बनती है कि किसी की साइड ना ले, सबको बराबर ट्रीट करे, ठीक है, पॉलिटिकल बाइस ना हो। पॉलिटिकल बाइस का मतलब है कि रिश्वत ना ले, किसी पॉलिटिशियन का साथ ना दे। स्पीकर को चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी उसी तरह ईमानदारी से निभाए, किसी की साइड ना ले। फिर आता है प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंट्री डिग्निटी। स्पीकर की ये ड्यूटी बनती है कि ये पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करे और उसकी इज्जत खराब ना होने दे। फिर आता है इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। इसका मतलब है कि स्पीकर की कोशिश होती है कि सारे लोग पार्लियामेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट के रूल्स लिखे गए हैं उसी को ही सारे फॉलो करें और अपनी पावर्स को सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली में बैठे मिसयूज ना करें। फिर आगे आता है रोल ऑफ द डिप्टी स्पीकर। रोल ऑफ द डिप्टी स्पीकर का मतलब ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो क्या रोल अदा करता है। पहली बात तो ये है डिप्टी स्पीकर तभी अपनी ड्यूटी निभाता है जब स्पीकर एब्सेंट हो। यही पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि जब स्पीकर एब्सेंट हो या फिर स्पीकर का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो यानी कि खाली हो, या फिर स्पीकर जो है इस हालत में हो कि अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर पाए। इसमें यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि स्पीकर अगर बीमार पड़ जाए या किसी ऐसी हालत में है कि वो अपनी जॉब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे तमाम हालात में डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर की जगह पे आके काम करता है। और यहाँ पे एक और चीज भी लिखी है, वाइल प्रेजाइडिंग द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर। लास्ट टाइम में ये कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास अपने आप स्पीकर की सारी पावर्स आ जाती हैं तब जब स्पीकर अपनी ड्यूटी ना निभा पा रहा हो या उसकी जॉब पे मौजूद ना हो या उसका ऑफिस खाली हो। वहां पे अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि अपने आप ही डिप्टी स्पीकर के पास सारी पावर स्पीकर वाली आ जाती है। आप उसको रोक नहीं सकते डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिप्टी स्पीकर के पास सारी वो पावर्स आ जाएंगी जो कि स्पीकर के पास है अगर वो एब्सेंट है स्पीकर। फिर आ जाता है रोल ऑफ स्पीकर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें सारे वही पॉइंट दोबारा से डिस्कस करने हैं कि इनका रोल क्या अदा होता है कि ये पीस मेंटेन करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं अपने डिपार्टमेंट में यानी कि नेशनल असेंबली में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। उसके अलावा उनकी कोशिश यही होती है कि खुद भी पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली के रूल्स को ये फॉलो करें, तमाम मेंबर्स भी उन रूल्स को फॉलो करें। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सारे लोग मिलके पार्टिसिपेट कर सकें, कोई भी महरूम ना हो, सारे मेंबर्स अपनी ओपिनियन शेयर कर सके। फिर आता है सुपरवाइजिंग लॉ मेकिंग। इसका मतलब है कि लॉ बनाने वाले पार्ट में भी अपना रोल बड़ा अच्छे से निभाते हैं, यानी कि जब भी कोई बिल जिसको लॉ बनना हो उस पे आखिरी सिग्नेचर इन्हीं का ही होता है। उसके बाद ही दूसरे हाउस में यानी कि सेनेट में जाता है वो बिल दोबारा से चेकिंग के लिए। यानी कि क्या होता है कि नेशनल असेंबली में कोई भी बिल जिसको लॉ बनना है चेकिंग के लिए जाता है स्पीकर के पास, स्पीकर फिर उस पर साइन करता है, फिर वो आगे भेजता है दूसरे हाउस में। तो इस तरह से लॉ बनाने के अंदर भी इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। उसके अलावा कोई भी रेजोल्यूशन यानी कि चेंज आना हो नेशनल असेंबली में उसमें भी इनका बहुत जरूरी रोल अदा होता है। फिर आता है प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यह है कि जो स्पीकर है उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो नेशनल असेंबली है यानी कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली वो रिस्पेक्टफुली अपने ड्यूटीज निभाए और बाकी
डिपार्टमेंट के साथ मिक्स ना हो। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब इन दोनों पर्सन्स का, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो मौजूद होते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, इनकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो इनकी मौजूदगी से इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। इनकी वजह से नेशनल असेंबली के जो तमाम फंक्शंस है, तमाम काम है, वो बहुत अच्छी तरह से हो रहे होते हैं। मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द सेशन, और इनकी मौजूदगी की वजह से एक डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये हर चीज को कंट्रोल में रखते हैं और तमाम मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और वोटिंग प्रोसीजर को फेयर तरीके से करते हैं। फेयर मीन्स इंसाफ के साथ ये सारे वोट दे रहे होते हैं, कोई भी इसमें खराबी नहीं होती, सारे लोग मिलके अच्छी तरीके से वोटिंग दे रहे होते हैं। फिर आगे आता है स्टेटन डेमोक्रेसी। स्टेटन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी सिस्टम है कि सारे लोग मिलकर वोट कर सकें, वो भी इनकी मौजूदगी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये चेक करते हैं कि कोई भी मेंबर महरूम ना हो, सारे लोग मिलके पार्टिसिपेट कर सकें। फिर आगे आता है स्पोर्ट्स इफेक्टिव लॉ मेकिंग, के लॉ बनाते हुए भी ये काफी इफेक्टिवली हेल्प करते हैं। मेंटेन डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की इज्जत की हिफाजत करते हैं। इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, और गवर्नमेंट के तमाम मैटर्स और फंक्शंस को अच्छे से ये वर्किंग पे रखते हैं, यानी कि अपना काम इतने अच्छे से करते हैं कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो खराब नहीं होता इनकी वजह से। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी वो पढ़ा है वो दोबारा से हमें शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है।